इमेजिन करो एक ऐसा समय हजारों हजार साल पहले, जब एक बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत हो रही थी, एक विशाल जमीन पर, जिसे अब हम इंडिया कहते हैं। ये कोई आम कहानी नहीं थी। ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे फैसिनेटिंग सिविलाइजेशंस में से एक की कहानी थी। एंशिएंट इंडिया एक ऐसी जगह थी जहां इनक्रेडिबल आइडियाज, पावरफुल किंग्स और बिजी शहर थे जो अपने समय से बहुत आगे थे। ये एक ऐसी जमीन थी जहां लोग सितारों को देखते थे और ब्रह्मांड के मिस्ट्रियों के बारे में सोचते थे, और जहां वे जीवन के अर्थ के बारे में गहराई से सोचते थे। इस जमीन का इतिहास एक गहरी नदी जैसा है, जिसमें साहस, ज्ञान और क्रिएटिविटी की कहानियां बह रही हैं, जिन्होंने न केवल इंडिया बल्कि पूरी दुनिया को अनगिनत तरीकों से शेप किया है। एंशिएंट इंडिया की यात्रा उन बड़े बड़े महलों और ताकतवर साम्राज्यों से बहुत पहले शुरू होती है, जिनके बारे में हम अक्सर पढ़ाते हैं। ये उन शुरुआती इंसानों से शुरू होती है जिन्होंने साथ रहना, कम्युनिटीज बनाना और जमीन को अपना घर बनाना सीखा। ये शुरुआती लोग पायोनियर्स थे, जिन्होंने उपजाऊ मिट्टी पर खेती करना और बड़ी नदियों को काबू करना सीखा। उन्होंने एक ऐसी सिविलाइजेशन की पहली नींव रखी जो बाद में कल्चर और नॉलेज का एक लाइट हाउस बन जाएगी। उनकी कहानी को समझना एक बड़े पुराने पेड़ की जड़ों को ढूंढने जैसा है। ये हमें यह समझने में मदद करता है कि सदियों से ये कितना मजबूत और शानदार बन गया है। ये एक ऐसी कहानी है जो हम सबकी है, एक साझा विरासत है जो वंडर से भरी हुई है। एंशिएंट इंडिया के इंपॉर्टेंस को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि ये नए विचारों और आविष्कारों का पालना था। ये वो जमीन थी जहां जीरो और डेसिमल सिस्टम जैसे कॉन्सेप्ट्स का जन्म हुआ, ऐसे आइडियाज जो मॉडर्न मैथमेटिक्स और साइंस का आधार है। ये एक ऐसी जगह भी थी जहां अलग अलग फिलॉसफीज और रिलीजन शांति से बढ़े, दुनिया को हार्मोनी और स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन के बारे में सिखाते हुए। एंशिएंट इंडिया के लोग सिर्फ ईंटों और पत्थरों का किंगडम नहीं बना रहे थे, वे आइडियाज का किंगडम बना रहे थे। उनकी विरासत सिर्फ पुराने सिटीजों के खंडहरों में नहीं है, बल्कि उस ज्ञान में है जो आज भी इस दिन जुलाई 4, 2025 को लाखों लोगों को इंस्पायर और गाइड करता रहता है। जब हम समय में पीछे की इस यात्रा पर निकलेंगे तो हम इंडिया के शानदार अतीत के अलग अलग चैप्टर्स को एक्सप्लोर करेंगे। हम मिस्टीरियस इंडस वैली सिटीजों की वेल प्लांट सड़कों से गुजरेंगे, वैदिक युग के सेक्रेट चैंट्स सुनेंगे और उन पावरफुल साम्राज्यों के उदय को देखेंगे जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट को यूनाइट किया। हर पीरियड की अपनी एक यूनिक कहानी है। इंडियन हिस्ट्री की ग्रैंड टेपेस्ट्री में अपना एक स्पेशल कंट्रीब्यूशन है। तो चलो अतीत की इस इनक्रेडिबल बुक को खोलें और एंशिएंट इंडिया के अमेजिंग हिस्ट्री को डिस्कवर करें। एक ऐसी कहानी जो आज भी उतनी ही एक्साइटिंग और रेलेवेंट है जितनी वो हजारों साल पहले थी, हर नई जनरेशन द्वारा रीडिस्कवर होने का इंतजार कर रही है। इस हिस्टोरिकल एडवेंचर में हमारा पहला स्टॉप हमें लगभग 5000 साल पहले शक्तिशाली इंडस नदी के किनारे ले जाता है। यहाँ एक सच में रिमार्केबल सिविलाइजेशन फली फूली, जिसे इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया के पहले प्लान्ड सिटीजों में से कुछ का घर थी, जैसे हड़प्पा और मोहेंजोदारो। ये साधारण विलेजेस नहीं थे, ये सीधे रास्तों, कॉम्प्लेक्स ड्रेनेज सिस्टम्स और पक्की ईंटों से बने मल्टी स्टोरी घरों वाले सोफिस्टिकेटेड अर्बन सेंटर्स थे। यहाँ रहने वाले लोग स्किल्ड ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन और फार्मर्स थे। उन्होंने सुंदर पॉटरी, मिस्टीरियस एनिमल कार्विंग्स वाली इंट्रिकेट सील्स और डेलिकेट ज्वेलरी बनाई, जो आर्टिस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन का एक हाई लेवल दिखाते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट्स को आज भी हैरान करता है। जो बात इंडस वैली सिविलाइजेशन को इतना फैसिनेटिंग बनाती है, वो ये है कि वो अपने समय से कितनी एडवांस थी। इमेजिन करो एक ऐसा शहर जहां लगभग हर घर में अपना बाथरूम और पब्लिक वेल तक एक्सेस था। उनके पास बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स थी, जिसमें मोहनजोदारो में एक स्ट्रक्चर था जिसे ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल शायद धार्मिक या कम्युनिटी सेरेमनीज के लिए किया जाता था। फिर भी उनकी सभी उपलब्धियों के बावजूद उनके बारे में बहुत कुछ एक रहस्य बना हुआ है। हमने अभी तक उनकी राइटिंग सिस्टम को डिसिफर नहीं किया है, इसलिए हमें नहीं पता कि वे खुद को क्या कहते थे या उनके बिलीफ्स और गवर्नेंस की पूरी कहानी क्या थी। उनके शहर अंततः छोड़ दिए गए,
पीछे खामोश खंडहर छोड़ गए, जो एक अत्यधिक ऑर्गेनाइज्ड और पीसपूर्ण समाज की कहानियां फुसफुसाते हैं। इंडस वैली सिटीजों के पतन के बाद इंडिया के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसे वैदिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। इस युग का नाम वेदों के नाम पर रखा गया है, जो हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ हैं। ये पवित्र ग्रंथ प्राचीन संस्कृत भाषा में रचे गए भजनाओं, प्रार्थनाओं और दार्शनिक विचारों का एक संग्रह है। इंडस वैली के सिटीजियों के विपरीत वैदिक काल के लोग मुख्य रूप से पेस्टोरल थे, जो जन नामक छोटी आदिवासी कम्युनिटीज में रहते थे। वे प्रकृति का सम्मान करते थे, सूर्य, हवा और अग्नि जैसी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले देवताओं की पूजा करते थे। उनके समाज का लीडरशिप मुखिया या राजा करते थे, और उनका ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से कुशलता से रचे गए भजनाओं के माध्यम से पहुंचाया जाता था। वैदिक युग ने इंडियन सिविलाइजेशन में जो कुछ भी हुआ, उसके लिए आध्यात्मिक और कल्चरल फाउंडेशन रखी। इसी दौरान धर्म, जिसका अर्थ कर्तव्य है, और कर्म जैसे मूल दार्शनिक कॉन्सेप्ट्स ने आकार लेना शुरू किया। समाज धीरे धीरे एक नोमैडिक जीवन शैली से एक अधिक व्यवस्थित कृषि फाउंडेशनित जीवन शैली में बदल गया, जो गांवों के इर्द गिर्द केंद्रित था। इस अवधि में संस्कृत भाषा का साहित्य और दर्शन के लिए एक परिष्कृत माध्यम के रूप में विकास भी देखा गया। महाकाव्यों, रामायण और महाभारत, हालांकि बहुत बाद में लिखे गए, उनकी जड़ें इस परिवर्तनकारी युग की वीर कहानियों और नैतिक दुविधाओं में है, जो राज्यों और साम्राज्यों के उदय के लिए मंच तैयार करते हैं। वैदिक काल के बाद भारत का राजनैतिक परिदृश्य बदल गया। छोटी आदिवासी कम्युनिटीज बड़े शक्तिशाली राज्यों में बदल गईं, जिन्हें महाजनपद के नाम से जाना जाता था। ऐसे 16 महान राज्य थे, प्रत्येक की अपनी राजधानी, सेना और शासक था। यह तीव्र प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का समय था, लेकिन साथ ही महान बौद्धिक और आध्यात्मिक जागृति का भी दौर था। इसी युग में दुनिया के 2 महान धर्माओं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जन्म हुआ, जिन्होंने शांति और आत्मज्ञान के नए रास्ते पेश किए। मगध का राज्य, जो आधुनिक बिहार में स्थित है, धीरे धीरे उन सभी में सबसे शक्तिशाली के रूप में उभरा, अपने प्रतिद्वंद्वियों को निगलते हुए और भारत के पहले महान साम्राज्य के लिए मंच तैयार करते हुए। मगध के शक्तिशाली राज्य से 322 ईसा पूर्व में प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। अपने चतुर सलाहकार चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जो लगभग पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। यह पहली बार था कि भारत का इतना बड़ा हिस्सा एक ही शासक के अधीन एकजुट हुआ था। साम्राज्य में एक मजबूत केंद्रीकृत सरकार, एक शक्तिशाली सेना और नियंत्रण बनाए रखने के लिए जासूसों का एक नेटवर्क था। हालांकि सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक चंद्रगुप्त के पोते अशोक महान थे। कलिंग में एक क्रूर युद्ध के बाद अशोक के दिल में गहरा बदलाव आया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, अपना जीवन शांति और करुणा फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। अशोक का शासन विश्व इतिहास में एक अनूठा काल था। उन्होंने युद्ध का त्याग किया और धम्म या धार्मिक आचरण की अपनी नीति को बढ़ावा दिया, जिसे उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर उत्कीर्ण करवाया, ताकि उनके सभी सब्जेक्ट्स उसे पढ़ सकें। इन फरमानों ने अहिंसा, बड़ों के प्रति सम्मान और सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालुता को बढ़ावा दिया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत ने क्षेत्रीय राज्यों का एक दौर देखा, लेकिन एक नया स्वर्ण युग क्षितिज पर था। 4वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास गुप्त साम्राज्य उभरा, जिसने एक बार फिर उत्तरी भारत के एक बड़े हिस्से को एकजुट किया। इस युग को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि कई अलग अलग क्षेत्रों में अविश्वसनीय उपलब्धियां हासिल की गईं। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे गुप्त रूलरों के अधीन शांति और एनरिचरी फली फूली, जिससे कला और विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का मौका मिला। यह महान कवि कालिदास का समय था, जिनके नाटकों और कविताओं का आज भी सम्मान किया जाता है। आर्यभट्ट जैसे शानदार मैथमेटिक्सजियों और खगोलविदों ने क्रांतिकारी खोजें की।
उन्होंने पाई का मान उल्लेखनीय सटीकता के साथ कैलकुलेट किया और प्रस्तावित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय सीखने के विश्व प्रसिद्ध केंद्र बन गए, जो पूरे एशिया से स्टूडेंट्सों और विद्वानों को आकर्षित करते थे। गुप्त साम्राज्य ने सांस्कृतिक प्रतिभा और वैज्ञानिक प्रगति की एक विरासत छोड़ी जो सदियों तक शौन। एंशिएंट इंडिया की असली महानता सिर्फ उसके शक्तिशाली साम्राज्यों में नहीं, बल्कि मानव ज्ञान और कल्चर में उसके गहरे योगदानों में निहित है। इस प्राचीन भूमि के लोग गहरे विचारक और अपने आसपास की दुनिया के उत्सुक ऑब्जर्वर थे। साइंस और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में वे सच्चे पायनियर थे। नंबर 0 का आविष्कार शायद इंडिया का दुनिया को सबसे बड़ा गिफ्ट है। एक क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट